अस्सलाम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के पहले जो 5 चैप्टर हैं हमने न्यू बुक सिलेबस सीरीज है जो अ, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके हमने पहले 5 चैप्टर कर लिए हैं, उनकी एक्सरसाइज भी कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। विद सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। अब हमने चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करना है बच्चे। चैप्टर नंबर 6 है बायो मालिक्यूल्स के बारे में। बायो मतलब लाइफ है, मालिक्यूल मतलब जिंदगी, मालिक्यूल मतलब मालिक्यूल, यानी कि जो जिंदगी के मालिक्यूल हैं हम उन्हें बायो मालिक्यूल बोलेंगे। इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायो मालिक्यूल्स क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, किन चीज़ों को हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं, किस ब्रांच में इनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इस लिहाज से ये जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चे मालिक्यूलर बायोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन हम समझते हैं कि क्या है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोकेमिस्ट्री मुताला है, स्टडी है, मुताला है केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि ऐसे जो केमिकल रिएक्शन जो दैट अकर जो के होते हैं विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में होने वाले जो केमिकल प्रोसेस हैं उनको हम क्या किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री मुताला है जानदारों में होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उनका। कौन कौन से? अगर पौधों की बात करें तो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, यानी कि सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाता है पत्ता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें बच्चे तो जानदारों में होती है कि जब आप ऑक्सीजन जिस्म के अंदर सांस के जरिए लेकर जाते हैं तो खुराक में मौजूद जो कार्बन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के जो बांड हैं वो क्या हैं? वो टूटते हैं और आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है वो जिस्म से फेफड़ों के जरिए बाहर निकालते हैं सांस के जरिए, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें आपको एटीपी के जरिए एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन है, अगर पौधों में है या फिर जानदारों में है, जानवरों में है, तो ये हो रहे हैं। इन केमिकल रिएक्शन का मुताला जिस शाख में बायोलॉजी की किया जाएगा उसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो फिर मालिक्यूलर बायोलॉजी क्या है बच्चे? मालिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोमालिक्यूल्स। तो जो हमारे जिस्म में बायोमालिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर उनकी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी साख्त और फंक्शन, उनका फेल, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो वो मालिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा, ठीक है ना। अब ये बायोमालिक्यूल कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड हैं जैसे डीएनए और आरएनए। तो इन चीजों का जो मुताला है वो मालिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री में बेटा जी क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम जानदारों के अंदर होने वाले केमियाई अमाल का मुताला करते हैं, तो ठीक है। तो उसकी मिसाल क्या है? फोटोसिंथेसिस है या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन है। लेकिन जो मालिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं कि जो बायो मालिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड हैं, उनका मुताला किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीफे हैं, बज़ाहिर एक जैसी लगती हैं लेकिन इनमें फ़र्क है। तो आपने बायोकेमिस्ट्री और मालिक्यूलर बायोलॉजी के दरमियान फ़र्क है, अच्छे तरीके से करना है। ये शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी मिसालें भी आपने करनी है। जैसे बायोकेमिस्ट्री की मिसाल क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। और मालिक्यूलर बायोलॉजी में कौन से बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स का मुताला किया जाता है। अब बायोमॉलिक्यूल्स हैं क्या? बायोमॉलिक्यूल्स की क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन नंबर 3, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि जो जिंदा जो जानदारों से जो मालिक्यूल बनाते हैं जानदार, उनको हम क्या कहते हैं? बायो मालिक्यूल कहते हैं या बायोलॉजिकल मालिक्यूल भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इसकी तारीफ है। इसकी एग्जांपल क्या है? दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंड न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं जैसे डीएनए और आरएनए हैं, इसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी तारीफ हो गई बच्चे? बायोमॉलिक्यूल्स की। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? जानदारों में पैदा होने वाले मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद बच्चे क्या है? जानदारों में बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। तो इनमें क्या आ गए? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए शामिल हैं। तो ये मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े साइज के होते हैं, इसलिए हम इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना।
एक होते हैं छोटे साइज के मॉलिक्यूल, उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जो बड़े साइज के होंगे इन्हें हम मैक्रो बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज एंड कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्ले क्रूशियल रोल, एक अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जानदारों की साख्त और फेल में क्या करते हैं, एक अहम जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके जो रोल हैं वही पढ़ने हैं कि ये कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल दिया गया है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके मिसाल के तौर पर ये आपको पूछ सकता है कि अहम बायोमॉलिक्यूल और उनके अफ़आल पर रोशनी डालें, ठीक है ना। इन लिस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। तो ये आपको सवाल इस तरह पूछा जा सकता है। तो एक साइड पे क्या है, बायोमॉलिक्यूल दिया गया होगा कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिस्म में बनने वाला, फिर बताया जाएगा कि लोकेशन क्या है सेल में, उसकी सेल में किस जगह पाया जाता है, फिर उसका आगे फंक्शन बयान किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। पहले बच्चे जो बायोमॉलिक्यूल दिया गया है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सेल में कहाँ पाए जाएंगे, सेल में बच्चे जो है ये साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमने वो पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का मॉडल, कि उसमें जो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स से लिपिड बाइलेयर थी, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने पढ़ा था पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी इम्बेड होती हैं उसमें। तो ये क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो काम क्या करेंगे वहां पर, एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का ये क्या है, सोर्स है, एनर्जी पैदा करेंगे, ठीक है। एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, वहां पे ये एनर्जी को स्टोर भी करेंगे और एनर्जी का जरिया भी होंगे, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की हो गई कि ये बायोमॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहाँ पाया जाएगा बच्चे, ये साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में। ये साइटोप्लाज्म लिखा है बच्चे, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये इसको जरा इनसे गलती हुई है। तो अहम अफ़ाल क्या है इसके, कि तवानाई के जरिए के तौर पर काम करते हैं और तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले मॉलिक्यूल के तौर पर काम करेंगे। दूसरा बायोमॉलिक्यूल बच्चे, अच्छा इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, इनकी इकसाम कौन सी हैं, इनकी इनके ज़राए क्या हैं, ठीक है, और इनका रोल क्या है, और ये क्या क्या काम करते हैं। तो ये सारे आगे हर एक को अलग अलग हमने पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो जितने भी दिए गए हैं अभी एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। तो ये चैप्टर सारा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में ही है। तो दूसरा बायोमॉलिक्यूल बच्चे है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ पाई जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएंगी, साइटोप्लाज्म में पाई जाएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाएंगी, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा था कि राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो वहां पे राइबोसोम प्रोटीन तो बनाते हैं, तो ठीक है ना। तो वहां पे ये मौजूद हो सकती हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। गोल्जी अपरेटस है, ठीक है ना, तो ये पैकेजिंग का काम करते हैं, तो वहां पे प्रोटीन थी। लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इनके पास, कैटालिटिक एंजाइम होते हैं, तो वहां प्रोटीन मौजूद हो सकती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन या इन तमाम चीज़ों में क्या है, इन तमाम ऑर्गेनेली में मौजूद हो सकती हैं। तो फिर ये फंक्शन क्या करेंगी, ठीक है। मैनी प्रोटीन्स एक्ट एज इंजाइम्स, तो बहुत सारी प्रोटीन तो होंगी, वो एंजाइम के तौर पर काम करेंगी। अगला चैप्टर हमारा एंजाइम पे ही है बच्चे, हम पढ़ेंगे एंजाइम क्या है, कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमारे जिस्म में ये तेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या हैं, ज्यादातर मोस्टली ऑलमोस्ट क्या हैं, एंजाइम पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि एंजाइम ही होते हैं, प्रोटीन एंजाइम होती हैं, ठीक है ना। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन, कुछ हार्मोन होते हैं बच्चे जो कि प्रोटीन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है ना, जो दूध वगैरह से सिक्रीट होते हैं, तो प्रोटीन वहां मौजूद होंगी। मेक मेम्ब्रेन्स एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर इन दी सेल, तो मुख्तलिफ जो मेम्ब्रेन्स हैं सेल की वो बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन वो बनाती हैं। कंट्रोल सेलुलर ट्रैफिक, सेल की जो ट्रैफिक है उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन बहुत सारे काम करती हैं, ज्यादातर जिस्म के जो काम होते हैं वो प्रोटीन की सूरत में हिदायत जो है वो जारी की जाती हैं, और प्रोटीन की सूरत में ही वो काम होते हैं। तो प्रोटीन का एक बहुत मेजर रोल है हमारे जिस्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी आप टेब्यूलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं टेबल की सूरत में, तो इनको इसी तरह ही देखें आप। तो प्रोटीन्स हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गाल्जी अपरेटस में, और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगी बच्चे। बहुत सारी प्रोटीन एंजाइम के तौर पर काम करेंगी, कुछ हार्मोन प्रोटीन होंगे, फुलियों में होंगी यानी कि सेल में मेम्ब्रेन, और दूसरी साख्तें होंगी
और दूसरी साख्तें बनाती हैं। खुलियों में मेम्ब्रेन और दूसरी साख्तें हैं वो कौन बनाते हैं? प्रोटीन बनाती हैं। तो जो सेल ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल ये करती हैं, सेल की ट्रैफिक को। तो ये हो गए प्रोटीन के बारे में। तीसरा बच्चे जो बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड्स। ठीक है, पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स और तीसरा क्या है? लिपिड्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे, साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, लिपिड की दोहरी तह है। तो ये लिपिड लिपिड ही तो मिलकर ये दोहरी तह बनाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं बच्चे, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में एक जो होता है ग्राम लिपिड का, उसमें इनसे दुगनी एनर्जी होती है। ठीक है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से। तो ये क्या है? ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं। ये हीट इंसुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है, हीट का अखराज है वो कम करते हैं। मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है? स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि लिपिड बाई लेयर हमने पढ़ा कि जो लिपिड की दोहरी तह है वो कौन बनाते हैं? लिपिड ही तो बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई लिपिड्स की कि ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे लिपिड बाइलेयर के तौर पर, और किसी सूरत में मौजूद हो सकते हैं। तो तवानाई जखीरा करेंगे, इनका काम ये होगा। हरारत के इंसुलेटर के तौर पर काम करेंगे, यानी कि हरारत नहीं गुजर सकेगी, सेल मेम्ब्रेन की साख्त बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे चौथे नंबर पे जो है बायोमोलिक्यूल वो है डीएनए। इसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो डीएनए का पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए का मुखफ़फ़ क्या है, कि व्हाट इज मेंट बाय डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का मतलब है, आपका जो डीएनए उसका मतलब है डीऑक्सी, डी फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एनए फॉर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? तो डीएनए आपको पता है कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, ठीक है, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का फर्क तो अब आप पे वाज़ह हो चुका होगा। तो जो न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, क्योंकि इनमें वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो वहां पे एक न्यूक्लियोइड रीजन में ये डीएनए मौजूद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। उसके अलावा बच्चे जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए की लोकेशन ये मौजूद है। तो जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, हर सेल में ही होंगे, तो वहां पे क्या होगा? डीएनए मौजूद होगा। तो पौधों में क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली होगी, तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है बच्चे, तो वहां पे डीएनए मौजूद होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, यानी कि नस्ल दर नस्ल क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जीनियाती मालूमात हैं उनको पहुंचाने का जिम्मेदार है, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए। और एक जानदार की जो खसूसियात ज़ाहिर होनी है कि उसका कौन सा रंग है, उसके जो वालिदैन से जो खसूसियात जाएंगी, उसका क्या कद है, तो ये सारी डीएनए के जरिए जाएंगी। तो ये वाला जो बायोमोलिक्यूल है डीएनए, इसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में मौजूद होगा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाइड में होगा, उस इलाके में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। तो ये जानदारों की नशोनुमा, काम करने और खसूसियात के लिए जीनियाती मालूमात रखता है और अगली नस्ल तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। उसके बाद है बच्चे आरएनए। तो डीएनए की तरह जो आरएनए है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है। तो इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये कहाँ मौजूद होगा बच्चे? ये न्यूक्लियस में ही मौजूद होगा। ठीक है, राइबोसोम्स में भी आरएनए मौजूद होगा, राइबोसोमल आरएनए की सूरत में। तो साइटोप्लाज्म में भी ये हो सकता है। तो ये क्या करेगा? ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा डीएनए से। ठीक है ना, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि जो डीएनए है वो अपनी जो हदायत हैं वो आरएनए की सूरत में क्या करेगा? वो पास आउट करेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इसके पास क्या होती हैं? हिदायत होती हैं। वो हिदायत इसे कौन देता है? डीएनए देता है। ठीक है, तो आरएनए क्या है बच्चे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियस में मौजूद होगा, राइबोसोम में और साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। और ये क्या है? प्रोटीन की तैयारी के लिए जीनियाती मालूमात को डीएनए से राइबोसोम तक लेकर जाता है। राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है, तो ठीक है, तो ये जो आरएनए आएगा, तो ये आरएनए को कौन बनाएगा? मैसेंजर आरएनए की सूरत में जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए को तैयार करेगा, और वो प्रोटीन, वो राइबोसोम जो होंगे वो इन मालूमात को पढ़कर क्या करेंगे? जो है वो प्रोटीन की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये हैं बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद बच्चे मजीद एक दो चीजें देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से। पहले पहले हमने कवर करना है इस लेक्चर में
तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, मेक द 93% ऑफ द ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जो है वो 93% ये है, जो ड्राई मास है, खुश्क मीत जिसे हम बोलते हैं, वो बनाते हैं कौन, बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और कार्बोहाइड्रेट हैं, ये प्रोटीन है, ये क्या बनाते हैं, 93%। तो जो बाकी 7% बच जाता है वो होता है ड्राई मास, जो मिलकर बनता है वो है वाइटामिन्स का, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, एसिड्स आ जाएंगे, बेसिस आ जाएंगे, और जिस्म में या खून में जो साल्ट्स वगैरह होते हैं, जो साल्ट्स वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे इसमें प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। तो प्रोटीन कितने फीसद बनाती है इसमें से, इस 93% में से, इस 93% में से, फीसद में से प्रोटीन बनाती हैं 50%। न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं बच्चे, यानी कि डीएनए और आरएनए 18%। कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं 15%, और लिपिड्स बनाते हैं बच्चे 10%, ठीक है। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये 93% क्या है बच्चे हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको आनी चाहिए, ओवरऑल जो परसेंटेज है वो है 93%, और उसमें से आपको पता होना चाहिए प्रोटीन 50% बनाती हैं ड्राई मास प्रोटोप्लाज्म का, न्यूक्लिक एसिड 18% बनाते हैं, डीएनए और आरएनए जिसे हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट 15 और लिपिड्स 10%। तो ये 93% हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुशकिमियत का 93% आपने पूरा करना है। तो बाकी 7% उसने बताया कि ये विटामिन और गैर नामियाती जो मादे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और बेसिस और नमकियात पर मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स की आपको पता होना चाहिए कि ये 50% है, न्यूक्लिक एसिड 18% है, कार्बोहाइड्रेट्स 15 और लिपिड्स, लिपिड्स क्या हैं, ये हैं 10%। तो इस तरह ये क्या बन गया, 93% परसेंट क्या है, ये बन गया है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चे तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फेवरेट है कि इसमें से शॉर्ट या एमसीक्यूज वगैरह पूछ लेता है, ठीक है ना। तो बच्चे पता कोई नहीं चलता कि इतनी चीज का वो लॉन्ग भी पूछ लेगा, अगर एक पार्ट लॉन्ग का बड़ा आ गया तो दूसरा बिल्कुल इस तरह का छोटा भी दे सकता है। तो इसमें एक तीन डेफिनेशन है, बड़ी आसान है, ठीक है ना। उसने वो मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया है, उसकी दो इकसाम है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उनके बारे में बताया है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि किसी जानदार के जिस्म में जितने भी केमियाई रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम मजमूई तौर पर बच्चे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म की क्या हो गई, तारीफ हो गई। ये तारीफ आपको आनी चाहिए कि जितने भी रिएक्शन है जानदार के जिस्म में, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म की अब दो किस्में हैं। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है बनाना, कैटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जो एनाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये इसी मेटाबॉलिज्म की टाइप है इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिसमें सादा मादे, यानी कि एनाबॉलिज्म क्या है कि वो किस्म मेटाबॉलिज्म की जिसमें सादा मादों को मिलाकर पेचीदा मादे बनाए जाते हैं। इन अमाल में तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया एनाबॉलिज्म, जिसमें केमियाई मादे बनाए जाते हैं, सादा मिलादों मादों को मिलाकर जो है वो पचीदा मादे हैं वो बनाए जाते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, जाहिर बात है, तो बनाने के लिए एनर्जी तो इस्तेमाल होगी। तो जो कैटाबॉलिज्म है इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ये भी मेटाबॉलिज्म की किस्म है इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में बनाए जाते हैं और एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। कैटाबॉलिज्म में क्या है, जो कम्प्लेक्स मादे हैं वो तोड़े जाते हैं, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो तोड़े जाते हैं सिंपलर्स में, ठीक है ना, सादा में, पेचीदा को सादा में तोड़ा जाता है और एनर्जी क्या है यहाँ पे पैदा होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म की तारीफ की वो किस्म है मेटाबॉलिज्म की जिसमें पेचीदा मॉलिक्यूल्स को सादा मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, इन अमाल में तवानाई खारिज होती है। एनाबॉलिज्म में सिंपली, अच्छा टोटल क्या है कि तमाम रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलना है, और जो सादा मादों को मिलाकर पेचीदा मादे बनाने हैं और उसमें तवानाई का इस्तेमाल होना है उसको एनाबॉलिज्म, और जो जिसमें पेचीदा मालिक्यूल को सादा मालिक्यूल में तोड़ना है और तवानाई मिलनी है, खारिज होनी है, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बच्चे ये थी कुछ डेफिनेशन। आज हमने क्या पढ़ा है दोबारा देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ, मालिक्यूलर बायोलॉजी की तारीफ, बायोमालिक्यूल्स की तारीफ, बायोमालिक्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनकी तारीफ, ठीक है।
उनके बारे में पढ़ा कि लोकेशन क्या है, इनका फंक्शन क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे मेटाबॉलिज्म की तारीफ और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की तारीफ, उसके अलावा हमने ये परसेंटेज पढ़ी है प्रोटोप्लाज्म में कि ये जो बायोमालिक्यूल हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कितने परसेंट हर एक कंट्रीब्यूट करता है। तो बच्चे इस लिहाज से ये लेक्चर था, इंपॉर्टेंट था। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगला लेक्चर है जो हमारा, उसमें हम इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे हर एक बायोमॉलिक्यूल को। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज।